वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं इस सफ़र में 15 दिन के सफ़र में मैं गया और मैंने अपना सफ़र का जो पर्पस था वो दो थे। एक मुझे स्पीक करना था गॉथेनबर्ग स्वीडन के अंदर। गॉथेनबर्ग स्वीडन के अंदर मुझे स्पीक करना था वर्किंग इन अ ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर कि ग्लोबल बिज़नेस को ग्लोबल कैसे करते हैं। सब्जेक्ट मेरा ये था, लेकिन मेरे सब्जेक्ट को चेंज करके उन्होंने मेरे 500 फ्रेंड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर कर दिया था। और दूसरा जो मेरा पर्पस था वो था 200 नेशन डिनर अटेंड करना। 200 नेशन डिनर जो है वो पहली दफ़ा थ्रो किया गया था दुनिया में कि 200 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इकट्ठा खाना खाएंगे। और मुल्कों के अंदर टोटल क्योंकि 195 या 196 मुल्क हैं, तो कुछ ऐसे जगह हैं जो टेरिटरीज़ भी आती हैं। मिसाल के तौर पे जो जहाँ पर रोमन कैथलिक्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो इटली के अंदर, लेकिन वेटिकन एक अलग शहर, अलग मुल्क है, तो वो एक अलग मुल्क तस्वुर किया जाता है। उसकी अपनी लॉज हैं, उसकी अपनी पुलिस है, उसकी अपनी आर्मी है, उसके अपना पोस्ट ऑफिस है, उसका अपना स्टैम्प है। करेंसी कॉमन है, यूरो के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो इटली के अंदर है, रोम के अंदर है, लेकिन उसको एक अलहदा मुल्क के तौर पे ट्रीट किया जाता है। हाँ, मैं वेटिकन लिखना भूल गया था जब भी मेरे 54 की जब कंट्रीज़ मेरे कम होना शुरू हुए थे, इसीलिए यस वेटिकन भी है। तो मैंने अपने सफ़र का आगाज़ सबसे पहले प्राग से किया। मैं प्राग गया, प्राग से मैंने गाड़ी ली। गाड़ी मैंने एस रेंट कार से रेंट करी, बहुत सस्ती गाड़ी मिली। 2 हफ्ते की उन्होंने $120 12,000 रुपये चार्ज की। और 12,000 15 दिन के तो कराची में भी एफएक्स भी नहीं मिलती। खैर, मैं जब भी सस्ती गाड़ी लेता हूँ डरता हूँ बेटा अभी गए शामत आएगी, कहीं ना कहीं डंडी मारेगी। हम समझते हैं सिर्फ पाकिस्तानियों का ट्रेट है। तो आखिर में जब पहुँचूँगा गाड़ी वापस करने के मामले तो आपको पता चलेगा कि मेरे साथ में उन्होंने क्या गड़बड़ करी, 3 गुना पैसे चार्ज किए। खैर जी, मैंने गाड़ी ली और गाड़ी रेंट करने के बाद मैंने वहाँ से एक दिन मैं प्राग में रहा। पहले दिन मैंने वहाँ पर मैक्सिकन खाना खाया, मज़ेदार था, सूप खाया एंड उनके टोटियास था वो लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं चलता गया। आई रेस्टेड द नेक्स्ट डे ऑल्सो। और फिर मैं मंडे को निकला, जो मैं हफ्ते को मैं पहुँचा, मंडे को मैं निकला। एंड मैंने किसी को भी प्राग में नहीं बताया कि मैं आ गया हूँ। मैं खामोशी से रहा अपना, मैंने आराम से सोता रहा सारा दिन। एंड देन मंडे को सुबह में निकला और मंडे को मैंने सफ़र शुरू करा। पहले दिन मैं बर्लिन पहुंचा। बर्लिन में भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आ रहा हूं और मैंने वहाँ रात गुजारी। रास्ते में अगड़म बगड़म खाते हुए आए और वहाँ पहुँच के होटल किया। और होटल में अजीब ही गरीब होटल था, सिर्फ 4 स्टार होटल लिखा हुआ था, प्राइस 2 स्टार के थे और पार्किंग लिखा हुआ था। पार्किंग होटल $35 का था और पार्किंग भी $35 की थी। मैंने सर पकड़ लिया, यार ये क्या मुसीबत है। यानी 3,500 कमरे के पैसे, 3,500 पार्किंग के पैसे। खैर, मैंने बड़ी मुश्किल से रोड पे पार्किंग ढूंढी। उसने कहा कि 8 बजे तक यहाँ से भागना होगा, 8 बजे पार्किंग के पैसे चार्ज होंगे, नहीं तो आपको सुबह उठ के आना होगा। मैंने कहा यार मैं जल्दी पहुँचा था, 8-9 बजे मैं सो गया। फिर मैं जल्दी उठा और फिर मैंने किसी को नहीं बताया। एक को बताया, तलाल को बताया, तो तलाल ने कहा मैं बहुत दूर हूँ, यहाँ से 1 घंटे दूर हूँ। तो मैंने कहा फिर चलो फिर मिल लेंगे। खैर, फिर मैं निकल गया। फिर वहाँ से मैं गया ओलिवर के पास। और ओलिवर फेबियन जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा फेसबुक का दोस्त है, जो कि इस्लाम के ऊपर बहुत गड़बड़ बातें करता है। तो मैंने कहा देखूँ तो सही, असली इंसान है ये, क्या है ये इतनी बोलता रहता है, ये कैसा आदमी है। खैर, तो मैं उसके घर पहुंचा और उसके घर पहले से पहुंचने से पहले मैं इवान से मिलने गया। तो इवान का शहर था हैम्बर्ग। तो मैं हैम्बर्ग में पहले इवान के पास गया, इवान के पास कॉफ़ी पी। रास्ते में मैंने थाई खाना खाया। फिर उसके बाद मैं इवान के पास गया। इवान के पास जाके मैंने इवान और उसके मियाँ से मिला। इवान जो है वो वहाँ पे ठहरी हुई थी, बहुत कहने लगी मेरे पास ठहरी जाओ। बर्फ़ हो चुकी थी रास्ते में, सारे में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, बर्फ़बारी हो चुकी थी। हालांकि नवंबर का महीना था ना, नवंबर में फिर भी बर्फ़बारी हो चुकी थी। खैर, हम वहाँ पहुँचे इवान के पास। इवान के पास पहुँच के थोड़ी देर में बैठा, घंटा
टाइम ही का पता नहीं चला। कहने लगी यहीं सो जाओ, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ मुझे। फिर ओलिवर के पास गया। फिर मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे ओलिवर के पास पहुँचा। छोटे छोटे से रोड थे। यहाँ पे ये चीज़ पहली दफ़ा देखी कि सुना था कि जर्मनी में स्पीड लिमिट नहीं होती और ऑटोबान होते हैं। भाई हमें तो स्पीड लिमिट भी नज़र आई और रोड भी ऐसे ऐसे नज़र आए, और ख़ास तौर पे स्वीडन के रोड तक जब हम पहुँचेंगे तो ऐसे रोड थे कि कराची के रोड उससे बेहतर हैं, पाकिस्तान के रोड उससे बेहतर हैं। मैंने तो सर पकड़ लिया ये स्वीडन है, ये स्वीडन में इतने फजूल रोड है, तो अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर यार, हम तो बहुत तरक्की याफ्ता लोग हैं। खैर मैं ओलिवर के पास रहा। ओलिवर के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता है, इतना बड़ा किंग साइज़ कुत्ता, वो जो है मेरे पीछे पड़ा रहा, सारा वक्त मेरे पीछे पड़ा रहा। और एक छोटा सा कुत्ता था। खैर वो फिर उसने ओलिवर का एक गेस्ट रूम है, वहाँ उसने सुलाया। सुबह उसकी दोस्त ने मुझे बहुत ही अच्छा सा ऑमलेट बना के खिलाया। हम ओलिवर के जो अपनी दोस्त के साथ रहता है, वहाँ पीछे उसका बहुत बड़ा बाग है और उसमें हम सैर करें। वहाँ भी बर्फ़ भरी हुई थी और पीछे तालाब था, तालाब में पूरा बर्फ़ जम चुकी थी, इतनी सर्दी थी। एंड फिर कुत्ता जो था वो मेरी जान को नहीं छोड़ा। और कुत्ता वो ओलिवर का है, इसको सूंघो, इसमें से इंसान की खुशबू आती है, इसको सूंघो इसमें। मैंने कहा मुझे कुत्ते को नहीं सूंघना भाई, मेरे पीछे पड़ा हुआ ये कुत्ता, इतना बड़ा जायंट कुत्ता कि आदमी उसको किस तरह से रेजिस्ट करे, बड़ा मुश्किल था। बहुत बड़ा कुत्ता है उसका। खैर जो गोरे होते हैं उनके बच्चों के जगह वो अब कुत्ते बिल्ली जमा करते रखते हैं, या पेट्स को अपना बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो उसका लुआब भी अपने मुंह में डाल लेते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती। उसके साथ उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, ख्याल करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल करते हैं, और उनके बच्चे ही होते हैं। तो इनफैक्ट ओलिवर ने अपने दूसरे कुत्ते का बताया कि उसके नज़रों के सामने उसके कुत्ते को कोई गाड़ी ने मार दिया, तो वो उसके हाथों में उसने दम तोड़ा। वो बिल्कुल रो रहा था ओलिवर बताते, बिल्कुल, क्योंकि उसके जानवर हैं, उसके बच्चों की तरह होते हैं। और इसमें हमें घिन नहीं खानी चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि वो उस तरह क्यों करते हैं। खैर तो उस कुत्ते से उसको बहुत प्यार है, और बहुत प्यार आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। खैर वो कुत्ता के साथ हमने टाइम गुजारा। कुत्ता भी वॉक कर रहा था, मैं भी वॉक कर रहा था। बराबर में उसके प्लांटेशन हुई थी क्रिसमस ट्रीज़ की। तो ओलिवर ने दिखाया कि देखो ये जो क्रिसमस ट्रीज़ हैं ये बिक रहे हैं, और $40 के ये से $80 का एक दरख्त बिकता है। कुछ करना नहीं होता, लगा दो, साल के एंड में जाके निकालो। और एक मशीन थी ख़ास तौर पे, वो आती थी रोंग करके और पूरा का पूरा दरख्त निकाल लेती थी, और वो उठा के साइड पे रख देती थी। हमारी तरह नहीं कि हम खुदाई कर रहे हैं और बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो उसने दिखाया कि इस तरह से ये काम कर सकते हैं। खैर जी, फिर ओलिवर से मैं निकला और डेनमार्क की तरफ सफ़र करना शुरू करा। तो डेनमार्क में गए तो रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। 1 घंटा 1.5 घंटा उस जैम में बैठे मैं तो गाड़ी ब्लॉक करके बाहर आके रोड पे बैठ गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर बैठा, तो मैंने देखा कि एक एग्ज़िट है, वो एग्ज़िट लिया, वहाँ गए, वहाँ जाके बैठे। तो वहाँ पे एक हॉट डॉग था 1200 रुपये का, आलू थे कोई 600 रुपये के, और कोक थी वो 350 रुपये की एक कैन। तो मैंने भाई एक आलू ले लिया और बैठ के आराम से आलू खाए। और उसके बाद वहाँ वाईफाई था, खैर वाईफाई चलाता रहा। फिर ट्रैफिक जैम खुला तो मैंने चलना शुरू किया। फिर मैंने होटल किया, तो होटल बड़ी मुश्किल से मुझे कोपनहेगन में होटल मिला उस रात को $80 या $90 का। और उसके बाद उसमें होटल के अंदर बाथरूम भी नहीं था कमरे में। खैर तो वो मैंने कॉफ़ी ली एक, उसको मैंने कहा कॉफ़ी ले लूँ, तुम्हारी मेहरबानी होगी, इसमें कॉफ़ी ले लो। कॉफ़ी जैसे नॉर्मली €2 €3 यानी 300 रुपये 400 रुपये की टिपिकल एक काली कॉफ़ी होती सड़ी हुई। खैर वो ली, और मैं जाके मैं पैसे इसलिए बता रहा हूँ जाके आप लोग ये देख सकें कि सफ़र करना कितना एक्सपेंसिव भी होता है। और जब आप 4 आने बचाने के लिए या 20 रुपये बचाने के लिए कोई काम नहीं करते तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी। इसलिए मैं ख़ास तौर पे पैसे बता रहा हूँ कि पैसों की वजह से ना काम को नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि ये जो पैसे हैं, अगर आज €3 की कॉफ़ी यूरोप में है, तो आप यकीन कर लें आज से 15 साल बाद कोई वीडियो देख रहा होगा तो 300 रुपये की पाकिस्तान में भी होगी। इतनी महंगाई हमारे मुल्क में भी हो जाएगी, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, कराची में और लाहौर में। अगर दुनिया रही तो ये ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट की वजह से
तमाम दुनिया बैलेंस होती जा रही है, एक जैसी होती जा रही है। अगर गांव में किसी को या छोटे गांव में किसी को 6,000 की नौकरी आज भी मिले तो खुश होता है ना। 6,000 की नौकरी है ना। मुझे यकीन नहीं आता था कि मैंने जब पहली दफ़ा किसी से, मैं नॉर्थ में गया, इनके इलाके में गया, तो वहाँ किसी ने कहा मुझे 2,500 की मैं नौकरी करता हूँ। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे 2 दर्जन बच्चे दे दो ज़रा, हैं तो 2 दर्जन बच्चे रख ले, तो इंटरनेट कंप्यूटर दे दूँगा, लगे रहेंगे सारा दिन, कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। तो अगर इतने सस्ते हैं तो हमें फिर गाँव गोठों में जाके रहना चाहिए। मेरे तो बड़ी ख्वाहिश है कि भाई मैं 100 एकड़ जगह ले लूँ, जितने भी 500-500 म्यूचुअल फ्रेंड हैं उनको 1-1 एकड़ जगह ले लूँ, चल भाई अपने अपने घर यहाँ बना लो, हम सब पागल यहीं इकट्ठे रहते हैं। खैर वापस आते हैं। खैर कोपेनहेगन में वो रात गुजारी, खाना पता नहीं क्या खाया रास्ते में, और बाथरूम नहीं था। सुबह उठ के गया तो नाश्ता के कहने लगी 1,200 रुपये। मैंने कहा यार नाश्ता छोड़ो यार, मैं नहीं करता, कॉफ़ी ले लूँ। वो इंडियन भाई था हमारा, तो मैं हिंदी में उर्दू में शुरू हो गया उसके साथ। कहते हैं हाँ नहीं कॉफ़ी के पैसे हैं 3 यूरो। मैंने कहा यार छोड़ यार, रात को तो फ्री पिला दी थी, अभी फिर पिला देना यार। कहते हैं अच्छा चलें आप पाकिस्तानी को बात नहीं, आप पी लें। मैंने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी पी के मैं बाहर निकला टहल लगाने के लिए कि मैं देख कर आऊँ। हाँ पार्किंग वहाँ फ्री थी अल्हम्दुलिल्लाह उस होटल में, तो वरना पार्किंग बड़ी मुसीबत होती है, शहरों में बहुत मुश्किल होती है। खैर वो मैं कॉफ़ी लेके बाहर निकल गया, बराबर में क्या गज़ब की बेकरी थी। ये बहुत ही प्यारी एक बेकरी है और यहाँ पे कीमतें भी बहुत प्यारी हैं। ये जो सामने हमारे बैठ है ये 600 रुपये की है। फिर ये वाली बेकरी जो भी है ये इसी तरह से 33 ग्राम में 7 रुपये, 7 ग्राम का मतलब 150 रुपये। या एक ये जो एक मिठाई है फ्रेंच फ्राई 400 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, जितना ये 400 रुपये, 500 रुपये। बहुत ही इंटरेस्टिंग मिठाई है, बस इंटरेस्टिंग है। तो आपने ये बेकरी देखी, क्या गज़ब की बेकरी, उफ़ बंदा घूम जाए, हैं इतनी खूबसूरत। लेकिन प्राइस देखें ज़रा, एक बिस्कुट 450 रुपये का। सर पकड़ लिया यार, बिस्कुट ही नहीं खाना भाई हमें, 450 रुपये का बिस्कुट कोई तो क्या है। खैर चलो लोग लेते हैं भाई। खैर वो नहीं लिए, वहाँ से निकला, मैं सुपर मार्केट गया। मैंने कहा मुझे सुपर मार्केट देखने का शौक़ है, ये भी सुपर मार्केट है कैसी हैं यहाँ की। तो मैं एक सुपर मार्केट में गया, वहाँ से मैंने पानी लिया, पनीर लिया, ब्रेड लिया, फ्रूट शायद लिए होंगे थोड़े बहुत, केले लिए होंगे। मुझे क्रोसॉन्ट पसंद है, क्रोसॉन्ट लिए। सुपर मार्केट में सस्ता होती चीज़ें, लेकिन अगर आप ख़ास बेकरी में गए तो महंगा हो जाता। खैर लेकिन ये जो क्रोसॉन्ट था इस बेकरी में, पिछली वाली, इतना बड़ा क्रोसॉन्ट था, देख के मैंने एक लिया फिर भी जाके। वो यार इतना बड़ा क्रोसॉन्ट तो मज़े का चीज़ होती है, लेकिन ये कि पेट के लिए बड़ी ख़राब होती है, इतना तोंद निकल आती है फिर। खैर जी वहाँ से सुपर मार्केट गया पहले, हाँ फिर वहाँ पे एक कॉर्नर शॉप में गया, तो वहाँ अपने पंजाबी भाई थे, पंजाबी भाई से पानी लेने लगे, तो वो महंगा था मेरे को। मैंने कहा वो तो कोने में दुकान, कहता वहीं से ले लो। मैं वहाँ जाके ले लिया। तो वापस सुपर मार्केट गया, पानी लिया, फिर गाड़ी में रखा, ठंड थी काफ़ी। फिर क्या हुआ, हाँ फिर मीटअप का टाइम था, कोपेनहेगन में मीटअप था। उससे एक दिन पहले एक लड़के ने कहा भैया मीटअप कर लेते हैं। मैंने कहा भाई आपसे तो नहीं मिलूँगा, मीटअप कर लो, तो मैं मिलने को तैयार हूँ। वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मीटअप हुआ। वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट हलाल थे। ये मैं हैरान में परेशान कि इतने देसी थे, जिसको देखो देसी। जो मासी काम करने वाली थी वहाँ पे सर्व करने, वो भी पाकिस्तानी थी। मैं समझा आप नेपाल की हैं? कि नहीं मैं पाकिस्तानी। मैं कहा हाँ अच्छा, मैंने तो कभी वेट्रेस नहीं देखी पाकिस्तानी, बाहर नेपाली होती ज़्यादातर जो उर्दू बोलने वाले। इजिप्शियन था, सब रेस्टोरेंट हलाल थे, बूफे था वहाँ पे। वो तो पाकिस्तानी कोई 7-8 आए थे उस दिन, और उन्होंने मुझे होस्ट किया एंड खाना खाया। खाना में नॉर्मली जब भी मीटअप होता है या शादी होती, खाना नहीं खा सकता, क्योंकि लोग बातें इतनी करते हैं कि आदमी खाना ही नहीं खा सकता। जैसे अभी भी रखा हुआ है खाना, तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो अभी मैंने दोपहर का भी नहीं खाया। हम चले आगे, कोपेनहेगन का मीटअप हो गया। मीटअप हुआ, गाड़ी पार्किंग में 3 घंटे के लिए फ्री थी। 3 घंटे के बाद 3 घंटे हो गए थे मीटअप में बैठे बैठे, या 2 घंटे की फ्री थी। तो पहुँचे तो
€100 का टिकट लगा हुआ था उसके ऊपर, फ़ाइन €100 का, मॉल के अंदर पार्किंग का फ़ाइन था, टिकट लगा हुआ था। तो आगे गए, वहाँ से निकला, फिर वहाँ पे सिटी घूमता रहा, बहुत खूबसूरत लगा मुझे शहर। बेटा मुझे पानी दे दीजिए। एंड उसको देखा, घूमता रहा, गाड़ी का नहीं पहले देखा। फिर वहाँ पे एक कोई, मुझे ओलिवर ने बोला था कि एक ऐसा इलाका हिप्पियों का इलाका है, तो वहाँ ज़रूर जाना। वो हिप्पियों के इलाके में गया, अंदर नहीं गया, मैं बाहर से थक चुका था, ज़्यादा नहीं सैर करी। फिर रात हो गई, फिर मुझे उसने बोला, इतनी देर में मैसेज आ गया बर्ट का कि भाई ये साहब आए हुए हैं, तुम उनसे वहाँ मिल चुके हो, उनसे मिलो। अच्छा जी चलो, उनसे मिलने के लिए टाइम तय कर दिया। फिर उनको खाने पे मुलाकात के लिए गया, वहाँ सूप पिया, उनके साथ गप्पे लगाईं। तो वो एक नई किस्म की सिटीज़ बना रहे, एक एको सिटीज़, जो कि बिजली भी खुद प्रोड्यूस करेंगी, जो अपना सामान प्रोड्यूस करेंगी और चीज़ें प्रोड्यूस, सब उसी कम्युनिटी के अंदर हो जाएगा। 100 घरों के अंदर ही सब कुछ खुद ही हो जाएगा, बाहर से की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उसका उन्होंने बताया। मैंने कहा पाकिस्तान आओ, बनाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहला मैं हॉलैंड में लगा रहा हूँ। उसके बाद जेम्स थे, वो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर थे, तो उनसे मुलाकात करी। फिर उसके बाद देर हो गई, तो मैंने फिर वहीं होटल लेके मैं वहीं सो गया। फिर कमरा लिया, फिर बाथरूम नहीं उसमें, लेकिन उस होटल के बाथरूम के अंदर जो फ्लोरिंग थी, जो पब्लिक बाथरूम था उसमें, यानी सारे कमरों का एक ही बाथरूम था। तो मुझे बाद में पता चला कि कोपेनहेगन में बाथरूम ही नहीं होते थे पहले, हर एक बिल्डिंग में एक बाथरूम होता था। पुराने ज़माने में उनके यहाँ बाथरूम तो नई ईजाद है ना, एक बाथरूम तो नहीं होते थे। तो जैसे पाकिस्तान में भी हमारे घर के अंदर भी बाथरूम बाहर एक होता था टोटल, तो जमादार आके साफ़ करता था, उसका सामान लेके चला जाता था। पहले ज़माने में तो बाथरूम घरों के अंदर नहीं होते थे, बाहर होते थे। तो इसी तरह से कोपेनहेगन की बिल्डिंगों में भी था। हाँ, मीटअप के बाद में पहले गया वहीद भाई को मिलने। वहीद भाई एक कन्वर्ट मुस्लिम है। So we will ask Brother Peterson, Wahid Peterson, what made you convert or become Muslim? So tell us about your journey. Well, basically it was mathematics, but of course the story is a bit longer than that. Yeah, I was born into a Christian family and raised sort of Christian, not practicing Christian as such, but I was raised to know that I was a Christian. And at the age of 16, I was questioning my own belief, whether I was actually a Christian by belief or by heritage. And that made me leave Christianity and leave all religion in order to search for religion, whether I was a religious person or not, and if I was, then what would be my religion. And I asked all these big questions that I think everybody asks at some point in life: what is after death? What is before life? What is this? What is that? Is God there? Is God dead? Is God alive? Is God everywhere? Is God whatever, all of this. And when I was 21, I started traveling, and I was kicking around the world for 4 years. Started out in Africa, in Europe, and in Africa, and eventually landed in Southeast Asia. And in India, I became Hindu. Because at that point I had reached the idea that all religions actually come from the same source, and that if I had to get into any of the existing religions, I could just kind of follow the religion upstream until I got to the source, and that would be the source of all religion and the eternal truth. It wasn't quite as easy as that, I eventually found out, but I went for a lot of pilgrimages to holy places in India, and I tried to sort of live the life of a searching person in India. I abolished all my worldly goods. I had no money, I had no return ticket, I had practically no clothes even. I had some homemade clothes and not even a pair of shoes on my feet. I had my passport and I had my homemade clothes, and that was it. Eventually I got back to Denmark as a Hindu, and I kept doing my Hindu prayers and rituals, not very regularly, but frequently. And eventually one day I found out that
I'm actually not a Hindu because I don't believe in this multitude of gods which is in the daily practice of Hinduism, and that I was a stern believer in one God only. And at that point I threw away all my Hindu things and I was back to square one again. And I knew that now I had tried everything. I had gone halfway around the world and I'd searched in every possible way, and there was only one place now to turn, and that would be to God Himself. So I started asking, God, if You're there, You can hear me. If You're there, You can see me. If You're there, You know my needs. I don't know anything. I'm dumb as a door. I'm deaf as a rock. I don't know what's going on. I don't know what is up and down. I don't know what is the truth. But if You are there, You hear me and You guide me. And that's what I kept asking. And eventually Allah sent me to a group of Muslims here in Copenhagen. I was living in an entirely different part of Denmark. And they were going for a quest into the Sahara Desert, and they wanted me with them because I'd crossed the Sahara Desert before. So I said, yes, I'll come with you. I had no intention of becoming Muslim. But the very first night when I was with these guys, which was in May 1982, they got up to pray at about 2, 3 o'clock, whatever. And seeing them getting up to pray was like a slap in my face, because I had prayed now and then. Whenever I had any spare time, I could give it to God. And here these guys got out of their bed to pray extremely early in the morning, which would be in the middle of the night. And I was so ashamed because I thought, I have something I want to talk to God about. And I've never really sort of given it high priority. And here are these guys who have some odd religion, and they get up to pray like that. So I asked them, can I pray with you? He said, sure, no problem. And I prayed like I used to pray. I tried to follow their movement, not to disturb them. And I prayed the same as always. And afterwards they asked me, why did you pray and what did you ask for? So I told them. And they started laughing because they asked me, what do you believe in? I said, I believe that there is only one God. I believe that all religions come from the same place. And I believe that the Word of God is always there, free of charge, for anyone to take. And then they started laughing and said, you're a Muslim. I said, okay, no problem. Teach me all about it. That's how it started. Very cool. And that was how many years ago? 34 years ago. 34 years ago. Any message to the world? Well, keep your trust with God. Keep your oath to God. Keep your allegiance with God. Do your business with God. Simple. Thank you so much. Hi everyone, I am at the Danish Muslim Aid, and I'm here with Brother Abdul Wahid. He is a Danish person from Denmark. And hi, how are you doing? Fine, thanks. Just like love him. How are you? Fantastic. Welcome to Denmark. Thank you. Why don't you tell us what you do here? Well, Danish Muslim Aid is a charity organization. We do basically we do fundraising, and then we work with partners in different parts of the world to implement our projects. There's water projects, orphan sponsorships, different development projects, microfinance, whatever else. And we raise close to $1.8 million in a year, working in about 20 countries at present in Africa, Middle East and Asia. Very cool. And then on the side of this I have my little bookshop, which is Zahara Books, one out of only 2 Muslim bookshops in Denmark. And I was at the mall and it seemed like every 4th person was in a hijab. Yeah. Well, how many Muslims are there in this country? there aren't that many in Denmark. Muslims make up probably about 5% or less. But in Copenhagen area there's more, and in the malls they seem often to hang out. And lots of halal restaurants also. Yeah. That was pretty cool. Mm. Unexpected, but it's awesome. So somebody told me that there are 50,000 Pakistanis, which means that it's like a 1% of the country, if it's 5 million people. I don't know if there's that many. I have no idea. But that's what they said. Yeah. And that means there are 200,000 other from other nationalities. It to be less than 50,000. Maybe it's a generous figure given here.
I don't know. I haven't counted them. Yeah. But normally, I think the estimates are that Pakistanis, Turks, Somalis, Middle East Arabs, Balkanese, and North Africans, each group of these 6 make up like 30 to 40,000. Lovely. So, if anybody of you is ever here in Denmark or want to donate generously to this charity, you are more than welcome to contact Brother Wahid and their organization. Thank you. उनसे मुलाकात हुई. वो किताबों की एक दुकान चलाते हैं और एक चैरिटी चलाते हैं. डेनिश चैरिटी है और उसके चेयरमैन पाकिस्तानी. वो चेयरमैन बिज़ी था, मैं जल्दी में था, तो मैं अगली मीटअप पे जाना था, अगली मीटिंग में जाना जेम्स की, तो मैं जल्दी भागा वहाँ से और फिर मैं जेम्स से मिलने चला गया. तो उनसे मुझे मिल के अच्छा लगा. वहाँ एक लड़की और थी, काम कर रही थी, वो भी पाकिस्तानी थी. वहीद भाई भी पाकिस्तानी थी, वो डेनिश थे. तो उनकी स्टोरी मज़ेदार है.